नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए दिशा निर्देश संशोधित किए। रोड शो और राजनीतिक रैलियों पर 50% क्षमता की सीमा हटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल और स्वच्छता, आवास, रसोई गैस तथा सड़क और सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभावों पर आज बजट पश्चात 2 वेबिनार को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां यूरोप तक असर डाल सकती हैं। यूक्रेन से 240 से अधिक यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार्रवाई को हमला करार दिया। और हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर में स्पेन के साथ FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुप्पी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबाबाई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारी भाग्यशाली विजेता हैं मोहाली पंजाब के गुंजन ठाकुर। मेरा नाम गुंजन ठाकुर है। मैं मोहाली पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन सुनती हूँ। मेरे पापा मम्मी मुझे आकाशवाणी समाचार सुनने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मैं एकदम अपडेटेड रहती हूँ। मुझे अमृत महोत्सव क्विज का विजेता चुनने के लिए शुक्रिया आकाशवाणी समाचार। पूरे पंजाब की ओर से आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 28 फरवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे बढ़ा दी है। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1250 मतदाताओं को अनुमति देने का निर्णय लिया है। और अब हम चलते हैं अपने लखनऊ संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास।
जी सुशील, इस समय आप कहाँ हैं और वहाँ इस चरण का मतदान कैसा चल रहा है? देखिए लवलीन, मैं इस समय लखनऊ के शिवचरण पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज पर बने पोलिंग बूथ के पास हूँ। जबरदस्त उत्साह है लोगों में। सुबह से ही 7 बजे उम्मीद के विपरीत, जबकि मौसम भी बहुत सर्द है, कल से मौसम बहुत बदला हुआ है, तेज ठंडी हवाएं हैं, सुबह का समय है, लेकिन 7 बजे क्या बुजुर्ग और क्या पहली बार वोट डालने वाले नौजवान, सब में जबरदस्त उत्साह है। और सुबह सुबह ही लंबी कतारें हमको पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रही हैं। इसके बाद हमने कई पोलिंग बूथ का जायजा लिया, हम और पोलिंग बूथ पर भी गए और लगभग कमोवेश सब जगह यही हाल है। बहुत ही जबरदस्त उत्साह लोगों में वोट डालने को लेकर के दिख रहा है। कुछ आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल फोन को ले जाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आप न लेकर के जाएं, बावजूद इसके कुछ लोग लेकर के गए और वो थोड़ा सा परेशान भी हुए। इसके अलावा मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को लोगों में मिल रहा है। जी लवलीन। सुशील, बहुत अच्छी बात है कि सुबह सुबह लोग इतनी बड़ी संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चरण किस तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मुख्य मुद्दे क्या हैं, ये भी बताएं कि खास सीटें कौन कौन सी हैं। देखिए लवलीन, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए। आप इसे मध्य का चरण भी कह सकते हैं। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आगे 3 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगाया है। तमाम मुद्दे रहे, जिसमें आप कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, रोजगार, किसानों की भी बातें इसमें चली और कई सारे मुद्दे इसमें इस दौर में जो है वो चर्चा में रहे। उन्नाव का भी एक स्थानीय मुद्दे भी जिसे आप कह सकते हैं, उन्नाव जो रेप कांड था उसकी भी बहुत चर्चा हुई। इसमें रायबरेली भी आता है। ये इलाके बड़े अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। आज 9 जिले जहां पर वोट पड़ रहे हैं, जैसे हमीरपुर, जैसे फतेहपुर और बांदा है, वो बुंदेलखंड के इलाके हैं। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी है, ये आपके तराई के इलाके हैं। अवध का रीजन है, लखनऊ है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर है। तो बड़ी ही व्यापक तरीके से एक छोर से दूसरे छोर तक ये फैला हुआ है। तो अलग अलग स्थानीय मुद्दे भी हैं और प्रमुख मुद्दे हमने आपसे चर्चा की कि किस तरीके से सभी पार्टियों ने उनको उठाया। और कई बड़े उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कई मिनिस्टर्स लड़ रहे हैं। लखनऊ में 2 मिनिस्टर्स हैं राज्य सरकार के, ब्रजेश पाठक हैं और आशुतोष टंडन हैं। पूर्व मंत्री भी हैं यहाँ पर। उसके अलावा जयप्रताप सिंह जैकी, वो फतेहपुर की मिंदकी सीट से लड़ रहे हैं। गयाचरण दिनकर हैं बहुजन समाज पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने भी कई दिलचस्प उम्मीदवारों को टिकट दिया है, कई महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के अच्छा दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। जी लवली। जी सुशील, लखनऊ राज्य की राजधानी है और सभी दलों के लिए जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। लखनऊ में राजनीतिक संघर्ष किस प्रकार का है? देखिए लवलीन, लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि ये राज्य की राजधानी भी है और यहाँ जीतने का मतलब एक अलग तरीके का मैसेज देना भी है। पिछली बार की 9 सीटों में से, जो यहाँ की 9 सीटें हैं लखनऊ की, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से एक तरफा जीत हासिल करते हुए 8 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किए और बड़ा ही रोचक मुकाबला चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी पूजा शुक्ला को, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक पदाधिकारी भी रही हैं, उनको चुनाव में उतारा है। वो लखनऊ उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं। 2 मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, जो इस लखनऊ शहर में चुनाव में खड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री भी हैं, IIM के प्रोफेसर रहे अभिषेक मिश्रा है, रविदास मल्होत्रा है, ये दोनों समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं। और सुशीला सरोज, जो कि पूर्व समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं, वो लड़ रही हैं। कौशल किशोर, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी जया देवी लड़ रही हैं। तो लखनऊ में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो रहा है और सबकी निगाहें रहेंगी कि लखनऊ किस तरीके से किसको विजयश्री देता है। जी लवली। सुशील, ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने बहुमूल्य मत का उपयोग करने का आग्रह किया है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठक और रैलियों के लिए केवल 50% क्षमता की पाबंदी में छूट दी है। अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का पालन करते हुए बैठक और रैलियां कर सकते हैं। कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने संक्रमण से बचाव के उपायों पर पूरा ध्यान दिया है, ताकि मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कोविड एहतियाती नियमों के पालन के साथ आज से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि सत्र 15 मार्च तक चलेगा और इस दौरान सदन की 16वीं बैठकें होंगी। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल के अंतर्गत जल और स्वच्छता पर केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभावों पर आज सुबह 10 बजे वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। ये वेबिनार श्रृंखला हर घर जल और सूचना और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पक्षकारों के बीच चर्चा और संवाद के लिए आयोजित हो रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टूडू भी वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार के विभिन्न सत्रों में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा प्रमुख हितधारक ग्रामीण घरों में स्वच्छता, रसोई गैस और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट के प्रभाव पर विचार साझा करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि 100 जिलों, 1144 विकास खंडों, 66,647 ग्राम पंचायतों और करीब 1,37,000 गांवों में हर घर जल योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आज आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार में उद्घाटन संबोधन करेंगे। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड यानी कोई भी नागरिक न छूटे शीर्षक से जारी वेबिनार श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित विभिन्न उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने के उपायों पर चर्चा होगी। बजट प्रावधान लागू करने की कार्यनीति तय करने के लिए विशेषज्ञों के साथ 6 सत्र आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए दिशा निर्देश संशोधित किए। रोड शो और राजनीतिक रैलियों पर 50% क्षमता की सीमा हटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल और स्वच्छता, आवास, रसोई गैस तथा सड़क और सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभावों पर आज बजट पश्चात 2 वेबिनार को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां यूरोप तक असर डाल सकती हैं। यूक्रेन से 240 से अधिक यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार्रवाई को हमला करार दिया। और हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर में स्पेन के साथ FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि देशों के बीच दूरी अलगाव का कोई कारण नहीं है और इनके सामने जो भी मुद्दे हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र से आगे यूरोप तक भी असर डालेंगे। पेरिस में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के मंत्रिस्तरीय मंच के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बाद में पेरिस में फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फ्रांस बहुध्रुवीय और संतुलित वैश्विक संबंधों का प्रमुख पक्षधर रहा है और भारत की चिंताओं तथा प्राथमिकताओं को अच्छे से समझता है। यूक्रेन में कीव से एयर इंडिया की उड़ान कल रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। विमान में 240 लोग सवार थे। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के बीच कल और 26 फरवरी को 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगी। इनके लिए बुकिंग विमान कंपनी के कार्यालय, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से की जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ कड़े वित्तीय उपायों सहित प्रतिबंधों के पहले हिस्से की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। उन्होंने रूस को हमले जारी रहने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। श्री बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। भारत ने यूक्रेन रूस संकट का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर बल दिया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि इस समय संयमित और रचनात्मक राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेन के साथ FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 20 सदस्यों की भारतीय हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। ये मैच शनिवार और रविवार को खेले जाएंगे। भारतीय टीम का नेतृत्व अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह करेंगे। 20 सदस्यों की भारतीय पुरुष हॉकी टीम में गोलकीपर TR श्रीजेश और सूरज करकेरा भी शामिल हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 26 मार्च को दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जानी मानी मलयालम अभिनेत्री KPAC ललिता का कल रात कोच्चि में उनके निवास पर निधन हो गया। वे 74 वर्ष की थीं। लगभग 5 दशक के अभिनय जीवन में KPAC ललिता ने 500 से अधिक मलयालम और तमिल फिल्मों में काम किया। उनका अंतिम संस्कार आज पलक्कड़ जिले में वडक्कनचेरी में किया जाएगा। देश में कोविड टीकाकरण 176 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। विदर्भ मातेच्या कुशीत दिव्य रत्न निपजले, त्रिसंत गडगे बाबा योगी प्रगटले। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं समाज सुधारक गाडगे महाराज को। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। सरकारी शिक्षक होने के नाते वे आजीविका के लिए अलग अलग गांव में गए और शिक्षा का प्रकाश फैलाया। किसी गांव में जाते ही तुरंत वहां के नालों और सड़कों की सफाई के अभियान में वे जुट जाते थे। गांव के लोग उन्हें जो पैसा देते उससे वे शिक्षा संस्थान, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु गृहों का निर्माण करवाते। शिक्षण नाही केले ग्रंथांचे वाचन, परी असो पंडित विद्वान, दया नाशी कविले शहाणपण। गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। इस सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वे लोगों को शिक्षित होने का आग्रह करते समय डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। बाबा साहेब भी अक्सर उनसे मुलाकात करते थे। वे गाडगे को ज्योतिबा फूले के बाद जनता का महानतम सेवक कहते थे। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी इस्माइल खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे सिंगापुर संघर्ष के दौरान 23 फरवरी 1915 को शहीद हुए थे। इस्माइल खान सिंगापुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। 15 फरवरी 1915 को रेजिमेंट सिंगापुर से हांगकांग के लिए अभियान पर जाने की तैयारी कर रही थी। वहां से सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाना था। इस्माइल खान गदर आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने बैरक के निकट क्वार्टर गार्ड से हथियारों की गाड़ी पर गोलीबारी की। अब्दुल गनी और अन्य भारतीय सैनिकों ने भी इस्माइल खान का साथ दिया। इस हिंसक झड़प के उपरांत सैनिकों को पकड़ लिया गया। सैनिकों पर ब्रिटिश सेना की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया गया और सिर में गोली मारने की सजा दी गई। 23 फरवरी 1915 को ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी बर्बरतापूर्ण नीति के अनुसार जनता में भय पैदा करने के लिए खुले मैदान में 23 भारतीय सैनिकों को गोली मार दी गई। पर क्रांति की ज्वाला भला कहाँ रुकने वाली थी। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन।
आज हम शहीद अब्दुल अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लिया। मुंबई में युद्धपोत HMIS तलवार के जवानों ने रहन सहन की खराब व्यवस्था और भेदभावपूर्ण बर्ताव के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दी। जवानों ने नौसेना के ट्रकों पर कब्जा कर लिया और विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुंबई के लोगों से आग्रह किया। उनके समर्थन में मुंबई में अनेक जुलूस निकाले गए। 23 फरवरी 1946 को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में अब्दुल अली घायल हो गए और उसी दिन शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार शहीद अब्दुल अली को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज हम शहीद बुस्तु का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वर्तमान झारखंड के रांची में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने और विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 11 अक्टूबर 1858 को काला पानी की सजा दी गई। 23 फरवरी 1859 को अंडमान जेल में हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माँ के महान सपूत शहीद बुस्तु को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिकों को सचेत किया है कि S-राइड नाम से एक कार पोलिंग एप्लीकेशन बिना आवश्यक अनुमति के चलाया जा रहा है। बैंक ने कहा कि S-राइड टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जोखिम पर काम करेगा। इस ऐप का उपयोग करने वालों को सतर्क करते हुए रिजर्व बैंक ने आग्रह किया है कि वो पैसे का भुगतान करने से पहले रिजर्व बैंक की वेबसाइट से अधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं की सूची जांच लें। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बम्बई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में हल्की बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और शिलांग में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, आइजोल और गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी, यूक्रेन की स्थिति पर आज सभी अखबारों ने अपने अपने हिसाब से आकलन किया है। जनसत्ता की पहली खबर है, गतिरोध दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पुतिन ने रखी शर्तें। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, दुनिया भर में हड़कंप, ब्रिटेन ने माना आक्रामक, भारत ने कहा संयम बरतें सभी पक्ष। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के मतदान की खबरें भी सभी अखबारों में है। लोक सत्य कहता है, 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे मतदाता। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, निर्वाचन आयोग ने कहा अब पूरी क्षमता से कर सकेंगे चुनाव प्रचार। पत्र आगे लिखता है, कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया ये फैसला। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत सड़क मार्ग से 50 ट्रकों में 2500 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र लिखता है, अटारी वाघा सीमा के जरिए ये मानवीय सहायता भेजी गई है। सभी राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का ये बयान लोक सत्य में है।
पत्र ने बिरला के हवाले से लिखा है, संयुक्त अरब अमारात और भारत के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य कि डॉक्टरों को तोहफे देकर दवा बिक्री बढ़ाना गैर कानूनी है। अमर उजाला की खबर है। पत्र आगे लिखता है, न्यायालय ने कहा कि ये उपहार तकनीकी रूप से मुफ्त नहीं है। कंपनियां इनकी लागत दवा की कीमत के रूप में वसूल करती हैं। दिल्ली में बैरिकेडिंग पर कोर्ट के सवाल शीर्षक से नवभारत टाइम्स की खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि शहर में बैरिकेड्स लगाने के लिए अपनाए जाने वाले नियमों को पेश करें। दैनिक जागरण ने मौसम के मिजाज को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, गुलाबी ठंड नहीं, इस बार होली पर छूटेगा पसीना। पत्र आगे लिखता है, एनसीआर में हीट वेव यानी लू वाले दिनों की संख्या में हो सकती है वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सूर्य में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट की खबर को सचित्र देते हुए इसे अद्भुत बताया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर प्रोब ने इसे कैमरे में कैद किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों के लिए दिशा निर्देश संशोधित किए। रोड शो और राजनीतिक रैलियों पर 50% क्षमता की सीमा हटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल और स्वच्छता, आवास, रसोई गैस तथा सड़क और सूचना प्रौद्योगिकी संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने में केंद्रीय बजट के सकारात्मक प्रभावों पर आज बजट पश्चात 2 वेबिनार को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियां यूरोप तक असर डाल सकती हैं। यूक्रेन से 240 से अधिक यात्रियों को लेकर एयर इंडिया की उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कार्रवाई को हमला करार दिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।